हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जो हमारा टॉपिक था वो डिस्कस किया था। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई ख़ास बातें नहीं थी वो। ठीक है, बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हैं सारी, देखो आपने जो आपका चैप्टर का नाम है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट लाना था करंट का, वो पढ़ना था। तो उसमें आपके पास देखो, मैं इसलिए करवाई ये सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह जितनी भी है वो इसलिए करवाई गई है कि आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से हवा में तीर मार दोगे, नहीं भाई। ठीक है, अब देखिए जो आज का टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नेम क्या है, वो है आपके पास बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। बेटा आपको अब तक सिर्फ ये बताया गया है कि मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक लाइन जो होती है उसे पास होती है। ठीक है, जब हमारे पास ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे तो वहाँ पर आपने डिस्कस किया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन ओरेस्टेड साहब ने ये तो बता दिया था उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में वैल्यू कितनी होगी वो किन्होंने बताया? वो बायोट और सेवार्ट, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है बेटा। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर उनकी वैल्यू को डिफाइन किया। किसकी वैल्यू को? मैग्नेटिक, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने शुरू में जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको दो चीज़ें पढ़नी है पूरे चैप्टर में। फर्स्ट क्या है आपके पास कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, तो कैलकुलेशन करनी है उनकी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होगी, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। सेकंड में जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है उनके द्वारा, जो मैग्नेटिक फोर्स उनके द्वारा लगता है वो कैलकुलेट करना है। तो सिर्फ हमें दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, ये कंप्लीट मान कर चलो। ठीक है, अब देखिए बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ में क्या है हमारे पास, ये कोई भी एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, देखिए ये कोई पी पॉइंट है बेटा। ठीक है, इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स और वाई। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लूँगा, करंट एलिमेंट। पढ़ा दिया पहले ही, इसलिए मैं पहले पढ़ा देता हूँ बेटा कि बार बार मैं आप पूछेगा नहीं। स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है, देखो इसकी कंप्लीट की लेंथ कितनी एल है, कंप्लीट की लेंथ कितनी एल है। इसकी स्मॉल लेंथ ली तो स्मॉल के लिए क्या लगा देते हैं हम, डी एल लगा देते हैं। जो डी लगता है वो स्मॉल के लिए लगता है, ये पहले बता देता हूँ मैं। ठीक है, अरे मैंने बता भी रखा आप लोगों को। एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, ठीक है, उससे एक वेक्टर आर वेक्टर ड्रॉ किया, उससे एक आर वेक्टर ड्रॉ किया। ये आर वेक्टर, सुनो ध्यान से बेटा, कुछ चीज़ें मैं बता ही देता हूँ। ये आर वेक्टर है, ठीक है। जहाँ वेक्टर की जो ये डायरेक्शन है, ये जो आपके पास जो ये एक एरो दिखता है, ये आपके पास ये जो है ना, ये फाइनल पॉइंट की तरफ होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। यहाँ स्टार्ट यहाँ से था और फाइनल यहाँ था, तो ये एरो इस साइड लगेगा हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, ये एंगल आपके पास क्या है बेटा, एंगल, ये एंगल थीटा, यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, यहाँ डी बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये इनवर्ड डायरेक्शन है,
इसके लिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, ये डायरेक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आप इसको बेशक से छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ हमें क्या निकालना है, हमने डी बी की वैल्यू निकालनी है कि डी बी की वैल्यू पी पॉइंट पर कितनी होगी, किसके कारण, कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो एक्स वाई है इसके कारण। तो बायो सेवार्ट लॉ ने क्या कहा, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के बिहाफ पर एक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन थी वो दी, किस चीज के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर करंट के कारण प्रोड्यूस जो होता है वो किसने दिया, वो बायो सेवार्ट लॉ ने दिया। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू बायो सेवार्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवार्ट लॉ, जब लो हो जाता है बेटा तो वो फिर आपके पास उसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं हो, उसको वो नहीं कर सकते। वैसे काफ़ी ऐसे भी लॉज हुए हैं जिनको बाद में करेक्ट किया गया है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी क्या कहा गया है, ये देखिए सीधा, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डीबी इज नंबर 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई थ्रू द कंडक्टर। तो डी बी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे बेटा, आई की। मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में लगा लेंगे वेक्टर साइन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डी एल ऑफ करंट एलिमेंट। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ, जो लेंथ डी एल है ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट, ये डी एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड में क्या है बेटा, मैं कंप्लीट इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि नोट्स की पीडीएफ आप लोगों के पास पहले भेज चुका हूँ मैं। ठीक है, वहाँ से देख लेना, आपसे ज़्यादा समझिए। यहाँ पर डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो स्मॉल करंट एलिमेंट हमने लिया है उसकी जो लेंथ है डी एल उसके। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जो एंगल हमारे पास, जो ये एंगल बन रहा था आपके पास इसके साथ साइन एंगल, तो साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट, 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सुनिए ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r ऑफ पॉइंट p, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट p टू द करंट एलिमेंट, p से dl तक जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इनवर्सली स्क्वायर होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास 4 इक्वेशन आपके पास आई बेटा। ठीक है, 4 इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग ऑल 4 इक्वेशन, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हम, तो डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं इसको। ये जो साइन होता है ना, इसको हटाने के लिए हम इसकी जगह ये यूज कर लेते के। ये के की वैल्यू क्या होगी, सुनिए ध्यान से, के इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई
और इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर -1, ये यूनिट होती है। यूनिट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होती है यूनिट। K = μ0/4π, μ0/4π = 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर -1। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। बेटा ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो ये आ गई ना, किसकी स्ट्रेंथ आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की μ0/4π 10⁻⁻7 आपको पता है ये वैल्यू, IDL sin θ/r²। ये सारी वैल्यू आपके पास गिवन होगी, आप dB की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप dB की वैल्यू निकाल सकते हैं। μ0 क्या होगा, सुनिए ध्यान से। μ0 को बेटा हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी होती है। आपके पास एक होता है एप्सिलॉन नोट, सुनिए ध्यान से, एप्सिलॉन नोट ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, μ0 परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हो आप। ये परमिटिविटी होता है। ये परमिटिविटी कब होता है बेटा, ये आएगा आपके पास जब मैंने आपको कूलम्स लॉ करवाया था, क्लास में कूलम्स लॉ करवाया था मैंने, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में 1/4π एप्सिलॉन नोट होता है, 1/4π एप्सिलॉन फोर्स की वैल्यू निकालते, तो ये एप्सिलॉन नोट था, वो परमिटिविटी था। मैग्नेट में क्या हो जाएगा, मैग्नेट के लिए μ0 परमिएबिलिटी आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ हमारे पास परमिटिविटी आता था या परमिएबिलिटी आता है, ठीक है। तो देखिए आप इससे, ये फॉर्मूला किसके यूज हो गया आपके पास, ये किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, आप R से मल्टीप्लाई कीजिए, R से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड R एंड मल्टीप्लाई R, तो क्या हो जाएगा μ0/4π, ठीक है, IDL R sin θ/r², ये आ गया। इन वेक्टर फॉर्म, ये आपको याद रखना है, इन वेक्टर फॉर्म बायोट-सैवर्ट लॉ इज dB, वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी, इज इक्वल टू μ0/4π IDL क्रॉस R/r³। ये आपके पास किस में है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके पास किस में है, ये वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4π IDL क्रॉस R/r³। ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ, ये ध्यान रखना बेटा, क्रॉस का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जो कंप्लीट मैग्नेट पढ़ेंगे उसमें क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे हम। तो ये किसके काम आ गया बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास दो फॉर्मूले आज मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ के डिस्कस किए हैं, ठीक है। एक तो किया है आपके लिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और दूसरा क्या है डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है बेटा। अब सुनिए ध्यान से, ये DL क्रॉस R, ठीक है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों ही बता दूंगा एक साथ, उसमें मैं बताऊंगा सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट से ही कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट है, आप जितना आपसे पढ़ा जाता है आप उतना पढ़िए। मैं कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा,
ठीक है, NTSC वगैरह जितना भी होगा सिलेबस वो सारा कवर हो जाएगा इसमें। तो ये आपके पास बायोट सेवर्ट लॉ था। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, जहाँ आपको कोई भी डाउट लगे आप पूछ सकते हो। और आपको बेटा मैं बता देता हूँ, आपके जब जो आपका सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं है कि बायोट सेवर्ट लॉ है। क्यों, रीज़न क्या है, देखो जब आप उससे नेक्स्ट टॉपिक सोलेनॉइड वगैरह निकालोगे तो वहाँ जब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो इन फॉर्मूले का यूज होगा। वो एप्लीकेशन है किसकी, बायोट सेवर्ट लॉ की। सोलेनॉइड वगैरह जो आपका टॉपिक दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर जो आपका दे रखा है, वो किसकी एप्लीकेशन है, वो इसी की एप्लीकेशन है, बायोट सेवर्ट लॉ की। इसलिए मैंने पहले बायोट सेवर्ट लॉ को एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ा करो। उम्मीद कम ही लग रही है आप लोगों से पढ़ने की।